तो रेडी हैं सब लोग आगे के टॉपिक के लिए? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंपॉर्टेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। ऐसा नोटेशन जहां भी जिस टॉपिक पर आपको मिले आपके कान खड़े हो जाने चाहिए एकदम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है तो फिर से हम जानते ही हैं फिजिक्स में हमेशा कॉमन सा मेथड है हमारा डेफिनेशन देने का। इट स्टेट्स दैट, इतना तो सभी लोग लिख लेते हैं। उसके बाद कूलम्स लॉ को याद रखने के लिए उसका फिगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आप उसे याद रखेंगे बड़ा आसान होगा। और ये आधा तो काम आप पहले ही करके बैठे हुए हैं, 11th क्लास में ना चाहते हुए भी आपने पढ़ा तो जरूर होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। हल्का सा एक उसका झलक देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है वहां पर कि अगर हमारे पास एक मास है m1, एक मास है m2, डिस्टेंस r है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा न्यूटन जी ने हमें बताया था। और बताया था कि जो फोर्स होगा इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के प्रोडक्ट के और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स। कंबाइन कर देते हैं फिर हम ऐसे केसेस में फिजिक्स में रिजल्ट बनाने के लिए m1 m2 by r स्क्वायर आ जाता है। और फिर हम एग्जैक्ट रिजल्ट बनाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हैं। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करके इक्वल टू आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को तो हम लिखेंगे ही, आप जानते ही उस कांस्टेंट को। कौन है वो यहाँ पर? बिल्कुल वो है यहाँ पर जी, कैपिटल जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो नाम देना ही होगा, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ एक खास वर्ड लगा हुआ है यूनिवर्सल। आप डिटेल में इसकी बात वहां पर कर चुके हैं। अब इसी को अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉइंट चार्जेस। ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जो देखने में कौन सी शेप के हों, किसी भी शेप के हों, फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रहे कि उनकी शेप के अकॉर्डिंग जो उनका साइज है वो उनके बीच में आने वाली डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। हमें पॉइंट जैसे वो नजर आने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है तो नॉर्मली अगर आप एक मार्बल को देखो, मार्बल कंचा खेला होगा कभी, वो बहुत छोटा रहता है, उसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बगल में एक बस खड़ी है, उसको तो आप बड़ी बॉडी बोलते हैं, उसे आप पॉइंट बस नहीं बोल सकते। लेकिन वही बस जब बहुत दूर किलोमीटर से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको वही कंचे जैसी दिखाई देगी। अब वो बस भी आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बन जाती है। मतलब जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट के साइज से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा हो जाता है, या उल्टा कह लो ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है, हम उसे पॉइंट नाम देना शुरू कर देते हैं। हमारा जो कूलम्स लॉ है ये भी इसी केस के लिए एप्लीकेबल है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं यानी कि उनका साइज नेग्लिजिबल हो गया उनके बीच में आने वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा। ये तो हम पहले से जानते हैं। सिमिलर चार्ज होंगे रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट चार्ज होंगे अट्रैक्टिव फोर्स। वो फोर्स डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज आगे लेकर जाते हैं, दो बातों में आता है बिल्कुल वैसे ही। ये देख लो डायरेक्टली और इनवर्सली। तो हम इसमें पहला बता देते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके? जैसे वहां है, वहां कौन था? मास था। यहां कौन होगा? चार्ज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। और फिर एक और बच गया दूसरा कौन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे फिर हम F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली वाला और इनवर्सली R स्क्वायर। कंबाइन करते हैं तो फिर से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और अब बात है फिर से कांस्टेंट को ढूंढने की। कांस्टेंट जैसे वहां ढूंढा था तो बड़ा आसान है, प्रोपोर्शनलिटी को हमेशा ब्रेक करते हैं, यहां भी करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। अभी कांस्टेंट की बात अलग से करेंगे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बुक्स में कई बार इसको K लिख लेते हैं, लेकिन ये K जरा हटकर है। क्या हटकर है? इसको अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो K इज 1/4 पाई। इसको तो आप पहचानते हैं, कुछ नया आने जा रहा है, ध्यान देंगे। C बनाया, बीच में एक लाइन खींच दी,
ये एक नया लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज से आया फिर से, जैसा फिजिक्स में हम हमेशा लेते रहते हैं। तो ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर ये जो सिंबल आया है सी बना के बीच में एक लाइन बना देनी है, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर उठाया हमने कुछ खास बात बताने के लिए, और इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो अगर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि Q1 और Q2 के बीच में एयर मीडियम है या वैक्यूम मीडियम है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में मैं इसको नॉट लिख देता हूं। इस F को भी फिर मैं नॉट दिखा देता हूं। आप चाहो तो F लिख लो इसको, लेकिन मैं यहाँ नॉट बताना चाह रहा हूं। ये नॉट वर्ड इंडिकेट करता है खासतौर पर एयर और वैक्यूम को। तो F या F नॉट ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपनी जगह पर था। अब जरा इसका नाम बनाते हैं। यूनिट ग्रेविटेशन से था तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये कौन सी यूनिट से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। तो हम इसका नाम बनाने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नई जगह पर, अच्छी जगह पर लिखेंगे। यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आया है, हटकर है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और पहले की तरह मैं इसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं बोल पाऊंगा। वो इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। वहां के केस में क्या था, दो मासेस को आपने एयर में रखा या पानी में डाल दिया, फोर्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक M1, M2 और R को आपने चेंज नहीं कराया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और वो फिक्स है। तो आप जब एयर में उनके बीच का फोर्स मेजर करते हो तो एक वैल्यू आती है, लेकिन उसी को जब आप पानी में डिप कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है। आप उसको दो चार्जेस के बीच में कोई और वुड डाल दोगे, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और कोई मीडियम डाल दोगे वो चेंज हो जाएगा। यानी मीडियम के हिसाब से ये कांस्टेंट अपना नेचर बदलता है, अपनी वैल्यू को बदलता है। तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल ना बोलकर सिंपली बोल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नॉट, यानी कि एयर के लिए पहले से कैलकुलेटेड है 9 × 10⁹। रही बात इसकी यूनिट बनाने की, बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो कांस्टेंट है इसको छोड़कर अगर आप बाकी का फॉर्मूला इकट्ठा कर लो तो फोर्स के साथ आ जाएगा आर स्क्वायर और नीचे चला जाएगा Q1 Q2। तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 है, उससे अगर आप यूनिट बनाओगे तो F R स्क्वायर, F मतलब न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और अपॉन में है कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर यूनिट होगी। और यहाँ पर अब और थोड़ा सा आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। ये C बनाया, बीच में एक लाइन खींची, ये 0 बना दिया, इसको हमने बोला एप्सिलॉन। क्या बोला? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसका मैं नाम दे रहा हूं, नाम कुछ ऐसा है। ये नाम बना है परमिट वर्ड से। परमिट का मतलब समझते हैं ना, टू अलाउ, परमिशन देना। तो ये बना है परमिट वर्ड से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा सा मैथमेटिकल एंजॉयमेंट करेंगे। क्या एंजॉयमेंट करेंगे कि ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे, 9 × 10⁹ को नीचे लाएंगे, एंजॉय करेंगे मैथमेटिकली। आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ये वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। यूनिट रिवर्स हो जाएगी ऊपर जाने के कारण, ये इंटरचेंज हो गया इसलिए। तो यूनिट हो गई न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू भी आ गई है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप इसको फ्री स्पेस की जगह और क्या कह रहे थे, ये वैक्यूम के लिए भी कहलाता है। बेसिकली वो क्या है कि दो चार्जेस के बीच में आने वाला फोर्स उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, उनके बीच में आने वाली डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, वैल्यू पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में, डिस्टेंस पर करता है इनवर्सली स्क्वायर में, लेकिन वो डिपेंड इस बात पर भी करता है कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन है। मीडियम भी अपनी तरफ से परमिशन देता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उनके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कितनी वैल्यू के डेवलप होंगे। तो उस परमिशन को मेजर करने का फैक्टर हमारे पास आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी हो मीडियम। अब जैसे अगर हम कोई मीडियम की बात करें, जनरली यहाँ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब कोई भी मीडियम आपने डाल दिया है इसमें, डाई इसलिए क्योंकि दो इलेक्ट्रिक, हर मीडियम में, हर सब्सटेंस में दो तरह के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। कलेक्टिव नेम इस तरीके से हमने इसको बना दिया है। तो अगर ये Q1 और Q2 वही है और वही डिस्टेंस है R, लेकिन इस बार यहाँ पर मीडियम कुछ और हो गया, मान लेते हैं वाटर हो गया। तो वाटर के लिए एक स्पेशल फैक्टर आता है K, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम की अपनी वैल्यू होती है इसकी। तो उस कंडीशन में इस बार जो फोर्स का फॉर्मूला हमें लिखना होगा यहाँ पर,
इस बार ये मीडियम आ गया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसके लिए जो मैं लिखूंगा, मैं एफ एम लिख दूंगा इसको, एफ मीडियम। तो पहले की तरह ही है 1/4 पाई, बस एप्सिलॉन में नॉट नहीं लगाना है, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। जो फॉर्मूला था इसमें नॉट हट गया। नॉट क्यों हट गया? क्योंकि एरिया वैक्यूम हट चुका है। आपको अगर नॉट वाला अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी हमें पहले से मालूम है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर भी लिख लेंगे, लेकिन साथ में हमें यहाँ पर एक K डालना पड़ेगा। बेसिकली ये जो एप्सिलॉन हमने यहाँ लिखा है ब्लू कलर में, उस ब्लू का रिप्लेसमेंट ये पूरा ब्लू होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये एप्सिलॉन की जगह आया है। इसमें अगर मैं नाम बना दूं इस सिंबल का, तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी, लेकिन इस बार किसकी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। कैसे निकलेगी? बड़ा आसान है, फॉर्मूला हमारे पास है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू आपको दी रहेगी न्यूमेरिकल में, अदरवाइज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स होगा मिलने का, और ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं, के का फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो के का फॉर्मूला मुझे मिल रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसको एप्सिलॉन आर भी लिख लेता हूं कभी कभी, जिसका नाम रिलेटिव, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम होगा तो के साथ रखना है फॉर्मूला, मीडियम नहीं होगा तो अंडरस्टूड है एरिया वैक्यूम होगा, तो फिर ये नॉट वाला रख लेना है, और आगे की बात फिर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसका यूज भी किया जाता है आगे की क्वांटिटीज को निकालने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका ध्यान रखना है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और एडिशनली आएगा भी आगे जाकर, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इस कूलम्स लॉ को अगर वेक्टर नोटेशन में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं आगे का टॉपिक, जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ चुके थे, उसके आगे किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू कूलम्स लॉ पूछा जाता है। तो इसको देखने के लिए हमने बात की है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसे आप लोग 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ा करते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग एक, और डेरिवेशन बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से शुरू करते हैं आप सब जानते ही हैं। हमेशा कुछ असम्पशन दिया जाएगा। लेट हमने मान लिया है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। हमारा जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही काम करता है। तो हियर वी आर कंसीडरिंग 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ये Q1 और Q2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन अज्यूम किया गया है R। बाय डिफॉल्ट हम इन दोनों को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, आप चाहो तो नेगेटिव भी मान सकते हो। इसको अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा, हमारे केस में अभी रिपल्शन का फोर्स बनना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हमें कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा अगर हम एक बार देख लें यहां पर अलग से, तो बेसिकली वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कंबाइंड विद डायरेक्शन। ये हम पहले से जानते हैं। जैसे अगर सपोज आपको फोर्स वेक्टर लिखना है, फोर्स को वेक्टर में दिखाना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और साथ में एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसके लिए हम स्पेशली यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एन कैप, एन कैप हो, आर कैप हो, ए कैप हो, जो मन करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड होता है किसी नॉर्मल वैल्यू को जो वेक्टर नेचर की है उसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, जहां मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड हमारा फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ डायरेक्ट देता है, जो हमने पढ़ लिया है। एन कैप यहां पर, या आर कैप या ए कैप या बी कैप, जो आपका मन करे, जो सिंपल मन करे आप यूज कर सकते हैं, वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली यहां पर Q1 और Q2 दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो हमें पता है दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, तो हम दोनों को एक ही करके कैलकुलेट करेंगे। शुरुआत करते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और यहां इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, कूलम्स लॉ का। तो रेफरेंस दे देते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या पढ़ा था हमने कूलम्स लॉ में, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, बाय डिफॉल्ट एयर हमने मीडियम अज्यूम कर लिया है, तो ये होगा फोर्स F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसा हमें कूलम्स लॉ बताता है, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, हमें तो डायरेक्शन की भी जरूरत है।
तो पहले देख लेते हैं फोर्स है कौन एक्चुअली। ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 के ऊपर है, Q2 की वजह से है। तो आपको ये तो पता ही है कि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो Q2 Q1 को क्या करेगा, सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए इसने ये बता दी डायरेक्शन किसकी, फोर्स ऑन 1, तो हमने ऐसे लिख दिया सफिक्स में 1 और उसके आगे 2 लिख दिया। इसको पढ़ने का तरीका होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसको मैं कह रहा हूं 1 और 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये वेक्टर फॉर्म में मिले तो मुझे यहां पर एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। मैं एन कैप यूज कर लेता हूं हमारे सिंबल के अकॉर्डिंगली, एन कैप। लेकिन एन कैप किसकी डायरेक्शन बताएगा, ये F12 की डायरेक्शन बताएगा, जो हमारे फिगर के अकॉर्डिंगली 2 से 1 की तरफ डायरेक्ट कर रही है। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर n 2 से 1 की तरफ है, उसको यहां मेंशन कर सकते हो। तो n डायरेक्शन किस कहां से कहां आ रही है, 2 से 1 की तरफ, n to 1 कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने में हेल्प होगी कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरे चार्ट्स पर भी देख लेंगे। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो नाम लिख देंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फॉर्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार Q2 into Q1 फर्क नहीं पड़ता, आप रिवर्स करके लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और फिर से डायरेक्शन दिखाने का तरीका, तो इस बार जो F21 की डायरेक्शन है हमारे पास, वो F21 इस तरफ होगी कुछ। इस बार हम इसको इधर बता रहे हैं क्योंकि 1 जो 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा F21। और इसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी, यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो इस बार आ रहा है n कहां से कहां, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। तो हमने इसको 1 से 2 की तरफ ऐसा बता दिया, n 1 से 2 यूनिट वेक्टर ये इस तरफ आ रहा है। तो दिखा देते हैं इसको, n 1 से 2 कैप। अब यूनिट वेक्टर n12 कैप भी है और n21 कैप भी है। तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन पहले से ही मालूम है कि जो n 1 से 2 है कैप में, इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर है 1 होती है। तो ये n 2 से 1, ये भी यूनिट वेक्टर है 1। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये कैसे हैं, एक की डायरेक्शन राइट जा रही है तो एक की डायरेक्शन लेफ्ट। ये हो गए हैं किस तरह के वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, इसकी डिटेल आपको वेक्टर्स कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास में पढ़ते हैं वहां मिल जाती है। तो n21 कैप और n12 कैप की वैल्यू बराबर पर डायरेक्शन अपोजिट। तो उस अपोजिट डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहां यूज करते हैं स्पेशली माइनस साइन। n12 कैप को हम माइनस ऑफ n21 कैप लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हमने कर दिया तो हमारी ये जो इक्वेशन है F21 का एक्सप्रेशन है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहां पर जो ब्रैकेट में ये ब्लू वाला पार्ट लिखा था n12 कैप, मैं उसको लिख रहा हूं माइनस ऑफ n21 कैप। तो माइनस ऑफ n21 कैप, माइनस कहां गया इसका, माइनस मैंने यहां लिख लिया आगे, ठीक है। अब अगर आप इतना ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से मैच करता हुआ मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर n21 कैप। कांस्टेंट आ गया है, फोर्स आ गया है n21 कैप। तो हम सीधे कह देंगे कि ये तो फिर एक्सप्रेशन क्या बन गया है, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज आ गया और ये F12 बन गया यूजिंग रेफरेंस दे दिया हमने 1 का इस्तेमाल करके हमने इसको बना लिया है। और जरा ध्यान से देखो, ये तो कुछ खास बात बता रहा है, ये तो कोई लॉ बता रहा है। कौन सा लॉ बता रहा है ये, ध्यान दो, F21 वेक्टर माइनस F12 वेक्टर, फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। To one force there is equal and opposite force, to one reaction there is an equal and opposite reaction, यानी कि कौन सा लॉ, which is न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कभी कभी लैंग्वेज जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपको बेसिकली करना यही होगा और इसी को हम कहते हैं, ये हमारी दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बन जाता है
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा टॉपिक है, अच्छे से तैयार करेंगे, डायरेक्टली 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में।